क्या है यूएस का राइट विंग? वो जॉर्डन पीटरसन जो हमारी माँ काली के बारे में बकवास लिखता है। संतरे के राज में तिरंगा फाड़ा जा रहा है, रेसिस्ट वीडियोस रोज आ रही हैं अमेरिका। क्या वेस्ट या ये सो कॉल्ड यूएस का जो राइट विंग है, या कोई ग्रीक, गोरे, काले, लेफ्ट विंग, राइट विंग, कोई भी उन भारतीय हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ? क्या उस मुद्दे को एड्रेस किया गया? नोलन इतना कि भाई विवाद क्या है? विवाद बहुत मजेदार है। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर ये वेस्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, वही एस जयशंकर वाली बात। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के वैसे तो समझ ही गए होंगे किस बारे में वीडियो होगा। एक फिल्म आ रही है क्रिस्टोफर नोलन की, द ओडिसी, और उसको लेकर के एक विवाद भी हुआ है। एक क्या, दो विवाद हुए हैं, मतलब उसके दो पात्रों को लेकर के विवाद हुए हैं। और उस पे मूल रूप से गोरों का जो राइट विंग है, या यूं कहे अमेरिकन का राइट विंग है, वो कुछ आहत सा है। वो आहत इसलिए है क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फिल्म में कुछ वोकनेस फैला दी है। क्या वो वोकनेस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेनली ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओडिसी जो है मोटा माटी वो किस कहानी पर बेस्ड है, किस ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है। उसके बाद कि क्या विवाद है और क्यों है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, जो कि वीडियो का टाइटल भी थोड़ा सा बता रहा होगा आपको, कि हमको यानी भारतीयों को इसको किस तरह देखना चाहिए, हमारा इस पे क्या टेक होना चाहिए और क्यों। सबसे बड़ी बात क्यों, उसको प्रॉपरली लॉजिकली आपको समझाऊंगा, एक कारण देख के, बहुत महत्वपूर्ण कारण देख के। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले पहला भाग कि ये फिल्म किस पर बेस्ड है। जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा, नहीं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। स्पॉइलर नहीं है कोई, ये तो ग्रीक माइथोलॉजी है, वो आप एक बार विकिपीडिया सर्च करोगे तब भी आपको पता चली जाएगा। और दूसरी बात, ऐसी फिल्में यानी कि ओडिसी जैसी फिल्में या क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं। स्टोरी तो लगभग कई बार पता ही होती है, जैसे डंकर्क की कहानी सबको पता थी, ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी है, भाई कैसे कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना था, सबको पता था, लेकिन लोग एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं। यहाँ पे भी वही है। ये कहानी किस पे बेस्ड है? एक ग्रीक माइथोलॉजी है, जो कि वो माइथोलॉजी कहते हैं, भाई हम क्या जाने, वो लोग मिथ कह रहे हैं, हम तो कुछ बोलने वाले होते नहीं। ट्रोजन वॉर हुई थी, सबको पता है। ट्रोजन वॉर पहले तो हम ये जान ले कि क्यों हुई थी। पेरिस नाम का एक प्रिंस था ट्रॉय का, जो हेलेन, जो कि स्पार्टा की रानी थी, उसको भगा करके ले जाता है। अब ये हेलेन कौन थी? हेलेन स्पार्टा के राजा मेनिलियस की पत्नी और दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी, ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी मानती है। पहली बात तो माइथोलॉजी है, ऊपर से ग्रीक है, और वो लोग जाने हम क्या करें। ठीक है भाई, होगी सबसे सुंदर। अब क्या होता है, जब पेरिस उसे भगा कर ले जाता है तो उसका हस्बैंड जो है मेनिलियस, वो गुस्से से आग बबूला होता है कि भाई ये क्या हुआ, और वो अपने भाई, जिसका नाम था एगेमेमनन, इनके सबके नाम अजीब अजीब से हैं, तो अगर मैं मिसप्रोनाउंस कर दूं तो समझ जाइएगा, वो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि भाई ट्रॉय पे हमला करना है और बदला लेना है। उसके भाई के भी थोड़े से अपने पर्सनल रीजंस थे, अपने किंगडम के रीजंस थे, तो वो भी कहता है ठीक है भाई, नेकी और पूछ-पूछ कर देते हैं हमला, और फिर ट्रोजन वॉर होती है। अब आप कहोगे कि इस सब में इस फिल्म का हीरो ओडेसियस, वो कहां से बीच में आता है इस पूरी जंग में? ओडेसियस था इथाका आइलैंड का राजा, अपनी मस्त जिंदगी जी रहा था, उसकी एक पत्नी थी, एक बेटा था, तभी हुआ था, यंग सा लड़का था, लेकिन वो इस लड़ाई में खींच लिया जाता है। और कैसे खींचा जाता है, इसका एक मजेदार किस्सा है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि फिल्म में वो दिखाया गया होगा। तो अगर आप उसको फिल्म में ही देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। आप ये मान लीजिए कि भाई उसको जंग में किसी तरह खींच लिया गया था। अब क्या होता है, ट्रोजन वॉर होती है। वो ट्रोजन वॉर जिसके लिए ओडेसियस एक थिंक टैंक का काम करता है, लोगों को रिक्रूट करता है, कॉम्प्रोमाइज कराने का भी प्रयास करता है, जो कि हर जंग से पहले होता है, और भी बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन लास्ट में युद्ध तो होता ही है। ट्रोजन वॉर का हमने पूरा किस्सा सुना है, वो आपने भी सुना होगा, वो पूरा होता है। फिल्म में देखने में मजा आएगा कैसे दिखाते हैं उसको पूरे को। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जो पूरी जंग है ये 10 साल तक चली थी। 10 साल चलने के बाद अब क्या, अब ओडेसियस वहां से वापस आता है, और जो वापस आने में उसे समय लगता है वो भी थे 10 साल। तो टोटल मिला के वो 20 साल अपने किंगडम से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, सबसे दूर रहता है। और ये पूरी कहानी है उन्हीं 10 सालों की, और उन 10 सालों में कैसे उसके अपने राज्य पे और पत्नी पे कब्जा करने के लिए लोग वहां तैयार बैठे हैं, और इन 10 सालों में वापसी में उसे रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, जैसे कि दानव, दैत्य, भूत, प्रेत, बहुत तरीके की लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि भाई ग्रीक मैथोलॉजी है तो उस सब में ये हुआ है, ये सब लिखा है, और यही सब फिल्म में दिखाया जाएगा। तो ये है पूरा इस फिल्म का प्लॉट। अब इसमें से क्या दिखाया जाएगा, क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा, वो तो हम फिल्म में देखेंगे, लेकिन हाँ मोटा माटी ये प्लॉट है, और ओडेसियस की पूरी कहानी थी, जिसको द ओडिसी कहा गया है। अब आते हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो पे कि भाई विवाद क्या है। विवाद बहुत मजेदार है। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर ये फोटो देखिए,
ये सुंदर सी लड़की आपको दिख रही होगी। जिन लोगों ने इंसेप्शन फिल्म देखी है उन्होंने इस सुंदर सी लड़की को उसमें देखा होगा। और दोस्तों, जैसा कि हसीना मान जाएगी फिल्म में कहा था कि जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है और सासा कोई है ही नहीं। तो ये जो सुंदर सी लड़की है इसका नाम एलियट पेज हुआ करता था। हुआ करता था का क्या मतलब है? क्योंकि अब एलियट पेज कोई है ही नहीं, यानी कि कोई एक्ट्रेस ऐसी है ही नहीं। एक्ट्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि इनको क्या हुआ पता नहीं, इनको क्लोजेट से बाहर आने को मन किया या कहां से बाहर अंदर कुछ भी आने को मन किया। ये अपना मतलब बॉडी के साथ इन्होंने कुछ चीजें की, कुछ चीजें कटवाई, कुछ चीजें छटवाई, कुछ चीजें बढ़वाई। क्या किया? पॉइंट ये है कि अब ये लड़का बन चुकी हैं। आप इनका नाम गूगल करोगे तो आपको दिखेगा एलियट पेज एन एक्टर। तो भाई सबसे पहली विवाद की जड़ ये है कि एलियट पेज भी इस फिल्म में यानी कि द ओडिसी में है। ट्रेलर में उनकी जरा सी झलक दिखी है और अभी तक कहीं पे भी कास्टिंग में यह क्लियर नहीं किया गया है कि वो फिल्म में क्या रोल कर रही हैं। अभी तक कहीं क्लियर नहीं है, हर जगह उनको एक्टर 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 लिखा गया है। ट्रेलर में थोड़ी सी झलक दिखी है, जैसा कि मैंने बताया, मैं लगा देता हूं स्क्रीन पे। लोगों को ये छोटी सी झलक देख के लग रहा है कि वो एकिलिस बनी है। अब ये एकिलिस कौन था? एकिलिस एक ग्रीक महान योद्धा था जो बहुत स्ट्रांग था। जिन लोगों ने ट्रॉय देखी है वो जानते होंगे ब्रैड पिट का जो पात्र था वो एकिलिस था उसमें। लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, लोग अंदाजा लगा रहे हैं। अब लोग इस बात से आहत हो गए हैं कि भाई ये तो वोकनेस है सीधी सीधी, जो कि है भी सही बात है कि ऐसे ऐसे किरदार को, जो पहले लड़की था फिर वो लड़का बन गया, और जैसे कि मैंने आपको चित्र दिखा दिए हैं, आप दोबारा देख लीजिए आपको अगर मजा आ रहा हो देखने में। तो ऐसे कैरेक्टर को जब ट्रॉय का ब्रैड पिट सबने देखा है और वो बहुत सोच समझ के कास्टिंग की गई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी ट्रॉय, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी ब्रैड पिट ने, बहुत बढ़िया कास्टिंग थी। तो अब लोग पहला आहत तो इस बात से हैं कि भाई ये क्या, जो भी ये अपने आप को कहें अब मेल फीमेल ट्रांस, उसको आपने उठा करके ऐसा पात्र दे दिया कि हमारी ग्रीक माइथोलॉजी से आप खिलवाड़ कर रहे हो, जो भी मतलब। ये है पहला कारण। अब आते हैं दूसरे कारण पे, जो इंपॉर्टेंट कारण है। ये वाला तो फिर भी अभी शायद में है क्योंकि उनका रोल कंफर्म नहीं है, लेकिन दूसरा कंफर्म है। दूसरा कंफर्म ये है कि क्वीन हेलेन, जो कि मैंने बताया दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार, उस महिला का रोल एक ब्लैक एक्ट्रेस कर रही है, जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस बात से लोग इसलिए आहत हैं कि ये क्या वोकनेस मचा दी। पहली बात तो ब्लैक वहां पे कहां से आई ग्रीस में? वो अलग बात है कि दोस्तों अफ्रीका में जब लोगों को कन्वर्ट कराना होता है तो वहां पे जीसस ब्लैक हो जाते हैं अचानक से, आपने भी फोटोज देखी होंगी। और भारत में तो भगवा पहन लेते हैं भैया, तो वो सब ठीक है, वो सब गोरों के लिए सही होता है क्योंकि उसमें भूरों को कालों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो उसमें उनके गॉड या सन ऑफ गॉड भी ब्लैक बन जाएंगे, भगवा बन जाएंगे। लेकिन हेलन ब्लैक क्यों बना दी? ठीक है, आपका आहत होना सही है, हमें क्या भाई, तुमने बनाई है ब्लैक, अब हम कौन है सब में बीच में आने वाले। अब आते हैं इसके रीजन पे कि भाई क्रिस्टोफर नोलन जैसे इतने तगड़े डायरेक्टर ने, जिसने एक से एक बढ़िया फिल्में हमें दी हैं, प्रेस्टीज जैसी, इंटरस्टेलर जैसी, इंसेप्शन जैसी। डंकर्क को मैं मानता नहीं हूं लेकिन लोग बहुत अच्छा मानते हैं उसको, तो ठीक है, वो भी हम कह देते हैं। मेरे लिए जो पर्सनली सबसे फेवरेट फिल्म है उनकी, वो तो आज भी फॉलोइंग ही रहेगी। तो क्यों क्रिस्टोफर नोलन को ये करना पड़ा? मैं पड़ा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका कारण है ऑस्कर। जी हां दोस्तों, बेस्ट पिक्चर के नॉमिनेशन के लिए ये स्क्रीन पे आप जो पर्चानुमा गाइडेंस देख रहे हैं, ये ऑस्कर के स्टैंडर्ड्स पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, यानी कि आपको इन्हें अमल में लाना पड़ेगा, तभी आपकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होगी। तो आप इस पे पढ़ सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी हैं कि ये रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस आपको एक ब्लैक लेनी है या एशियन लेनी है या लैटिन लेनी है, ये वो जो भी है फलान ढिमकान, कुल मिला के एक्टर या एक्ट्रेस की स्किल जाए भाड़ में, आपको DEI टाइप की हायरिंग करनी है। सीधी बात, ऑस्कर की वोकनेस है, या तो ये फॉलो करो या भूल जाओ ऑस्कर। क्रिस्टोफर नोलन जैसा व्यक्ति जो 2-3 साल में एक फिल्म बनाता है और जो फिल्म इस लेवल पे जाती है उसकी, वो भाई क्यों नहीं चाहेगा कि जब भी वो फिल्म बनाए ऑस्कर उठाए? तो इसीलिए यह बकर की गई है, सीधी बात, और कोई इसका कारण नहीं है। सबको पता है कास्टिंग कुछ नहीं बनता, कोई ब्लैक वुमेन उसमें डालने का ये इसीलिए की गई है कि अगले इंसान को ऑस्कर की चाहत है। ये तो हुई इस फिल्म की बात और पूरा विवाद। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, तीसरे पार्ट ऑफ वीडियो पे, कि हमको एज एन इंडियंस इस सब पे कैसा रिएक्शन देना चाहिए, हम इस बारे में क्या सोचें। तो पहला सवाल तो क्लियर है कि क्या वोकनेस फैलाई गई है? बिल्कुल फैलाई गई है। लेकिन क्या वर्ल्ड राइट विंग की तरह, या वर्ल्ड राइट विंग जब मैं कहता हूं तो यूएस के राइट विंग की तरह, क्या भारतीय राइट विंग को या किसी भी भारतीय को ओडिसी का बॉयकॉट या नोलन की थू-थू करनी चाहिए? इस पर डिस्कस करना है। उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में झांकना चाहूंगा, अपने भी इतिहास में, नोलन के भी इतिहास में, और
इस सो कॉल्ड यूएस के राइट विंग के भी इतिहास में। और उस इतिहास से पहले थोड़ा सा भूगोल देख लेते हैं। पहली बात तो ग्रीस कहां है दोस्तों? मैप में आप देख पा रहे होंगे, ग्रीस है यूरोप में। और नोलन जी कहां के हैं दोस्तों? नोलन जी हैं लंदन के, जो कि यूके में आता है, जो कि यूरोप है। मतलब इनके घर का मसला है, यूएस का भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो नेक्स्ट, मैं स्क्रीन पे कुछ ग्रीक आर्टिस्ट, जिसमें से ज्यादातर हॉलीवुड के ही हैं, उनकी फोटोज लगा रहा हूं। आपने इनमें से कितनों को देखा है नोलन का या इस फिल्म का विरोध करते हुए या इससे जुड़े किसी भी विवाद में इन्वॉल्व होते हुए? मतलब आप समझ रहे हो, इनके अंदर के इंडस्ट्री के जो ग्रीक लोग हैं वो तक इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब आते हैं ग्रीस पे। कितनी जगह ग्रीस से इस तरह की न्यूज आ गई, कितनी जगह सड़कों पे आपको प्रोटेस्ट होते दिख गए जिसमें ग्रीक लोग शामिल हों। मेरा पॉइंट कहने का यह था कि जिनका इतिहास है, जब उन्हें नहीं पड़ी तो बाकी ये अमेरिकन, और उसमें भी अमेरिकन राइट विंग, क्यों चाहता है कि पूरी दुनिया उनकी तरह सोचे और उनके कहने पर विरोधी झंडा उठा ले? अमेरिकन राइट विंग ये नंगा नाच कर रहा है। वही अमेरिकन राइट विंग जो भारत के झंडे फाड़ता है, भारतीयों पे रेसिस्ट टिप्पणियां करता है, भारतीयों से घृणा करता है। ये ट्रंप के चेले जो भूरा देख के, काला देख के मारने भागते हैं उसके पीछे, ये चाहते हैं कि दुनिया, पूरी दुनिया, मतलब हम भी जिसमें आते हैं, हम भूरे जो लगभग आधी से ज्यादा दुनिया कवर करते हैं, हम इनके कहने से फिल्म देखें या ना देखें। मतलब जब ये कहे तो देखें, जब ये कहे तो उसका बॉयकॉट कर दे। ये वैसा ही है जैसा जयशंकर जी का वो स्टेटमेंट याद है ना, कि मतलब वेस्ट को लगता है कि इनकी प्रॉब्लम्स तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स है, बट दुनिया की प्रॉब्लम्स इनकी प्रॉब्लम्स नहीं है। फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा वाला क्लियर करता हूं कि कैसे भारत की या ईस्ट की प्रॉब्लम्स इनकी प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं कुछ साल पहले। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण कि हमें इस पूरे मुद्दे को कैसे देखना चाहिए। नोलन की एक फिल्म आई थी, नाम था ओपेनहाइमर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नोलन भी कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन यहां पे मैं नोलन की साइड क्यों खड़ा हूं उसका कारण। ये स्क्रीनशॉट जो आप स्क्रीन पे लगा देख रहे होंगे, ये सीन सबको याद होगा। ओपेनहाइमर फिल्म का एक सीन था जिसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपनी एक गर्लफ्रेंड मिस्ट्रेस, जो भी इसको कहें, उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उस समय वो एक बुक निकाल करके लाती है और पात्र से पूछती है कि ये क्या है। अच्छी बात यह है कि वो वहां पे ये नहीं कहता कि ये गीता है या एक धार्मिक पुस्तक है, लेकिन वो कहता है कि संस्कृत। तो कहती है कि पढ़ के बताओ। तब रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपनी वो फेमस लाइन बोलता है जो कि उसने कहा था कि उसने गीता में पढ़ी कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये पूरा खेला था। ये सीन जिस तरीके से फिल्माया गया था उसमें, उससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। और उसका कारण यह था कि जिस तरीके से वो सीन फिल्माया गया कि आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हुए या सेक्स करते हुए इस तरह गीता पढ़ते हुए दिखा रहे हो, तो कुछ लोगों को ये ऑफेंसिव लगा था। अगर आप मुझसे निजी लेवल पे पूछोगे कि क्या मैं आहत हुआ था, तो मैं कहूंगा नहीं। और उसका कारण यह है कि हम उस सभ्यता से आते हैं जहां पे सेक्स को टैबू नहीं माना जाता, जहां लिंग की, योनि की, मासिक धर्म तक की पूजा होती है, मंदिर है। ये अब्राहमिक कल्ट्स वो हैं जहां से ओपेनहाइमर आता था, जहां से क्रिस्टोफर नोलन खुद आते हैं या पूरा वेस्ट वर्ल्ड आता है। ये अब्राहमिक्स हैं जो सेक्स को टैबू मानते हैं भाई, कि आदम हव्वा ने सेब खाया फिर सिन जन्मा। उनके हिसाब से वो सिन है, लेकिन हमारे हिसाब से वो एक जीवन का पार्ट है। जैसे सब कुछ होता है, खाना पीना हगना, उसी तरह सेक्स होता है। लेकिन जो लोग इस पर्टिकुलर सीन से आहत हुए थे या हुए होंगे, जो हिंदू थे, जो इंडियन थे, उनका लॉजिक ये था कि भाई हर चीज का एक समय होता है। सेक्स हो या गीता का पाठ, ये दोनों अलग अलग काम है जो अलग अलग समय पर होते हैं और वो उसी टाइम ठीक लगते हैं। इस फिल्म में जो दिखाया गया उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कुछ लोग हुए, बिल्कुल सही बात है। और उनका यह कहना था कि यह चीज अवॉइड की जा सकती थी, फिर भी नोलन ने दिखाई, बिल्कुल सही बात है। मुझे प्रॉब्लम है? नो, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका देश है, आपकी कहानी है, जैसे चाहे दिखाओ। लेकिन यहां प्रश्न नोलन से ज्यादा उन लोगों का है जो इंडियंस, जो हिंदूज इस पर थोड़े बहुत भी आहत हुए थे, चाहे उनकी क्वांटिटी कुछ भी थी। क्या वेस्ट या ये सो कॉल्ड यूएस का जो राइट विंग है, या कोई ग्रीक या कोई रोमन, गोरे, काले, लेफ्ट विंग, राइट विंग, कोई भी उन भारतीय हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ था? वो हिंदू जो 100 करोड़ से ज्यादा हैं, उनमें से थोड़े से ही नाराज थे, लेकिन क्या उस मुद्दे को एड्रेस किया गया? नोलन इतना बड़ा डायरेक्टर है, वेस्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको बुरा लगे अच्छा लगे। वही एस जयशंकर वाली बात कि आप अपने बबल से बाहर ही नहीं आते, कि जब तक हमारा कुछ नहीं होता हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जब हमारे ऊपर बात आई तो पूरी दुनिया में इसका बॉयकॉट कर दो। तो मेरा छोटा सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा, कि चाहे थोड़े बहुत ही इंडियंस थे, हिंदूज थे, जब उनके साथ पूरा वेस्ट खड़ा नहीं हुआ, तो आज हम उनके कहने से उसी फिल्म मेकर की कोई फिल्म बॉयकॉट क्यों करें या उसे एंजॉय क्यों ना करें? अब जब उसने तुम पर हगा है, जैसा कि तुम ही लोग बोल रहे हो, हम तो नहीं बोल रहे हैं, तो हम तो उसे एंजॉय करेंगे।
मेरी बल्ला से और वो खो जा। मैं तो कहूंगा कि कल को जीसस को भी ब्लैक व्हाइट नीला कुछ भी दिखा देना, इंग्लैंड की रानी को ट्रांस दिखा दो, ज़्यूस को पोसाइडन को गे दिखा दो, लेस्बियन दिखा दो मेरी वजह से। इस पर एक पॉइंट ये आ सकता है कि भाई तू कह रहा है कि नोलन ने ओपेनहाइमर में जो दिखाया तब भी तू उसके साथ खड़ा है। यहां ये पॉइंट समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, नोलन ने उस फिल्म में जो दिखाया उसकी इंटेंशन हिंदू धर्म को डिसरिस्पेक्ट करने की नहीं थी। ओडिसी में भी उसकी इंटेंशन किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की नहीं है, उसे बस ऑस्कर को खुश करना है, उसे बस अपना अवार्ड जीतना है। और मैं ओपेनहाइमर वाली बात क्यों कह रहा हूं, उसका प्रूफ है। देखिए, वो चाहता तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ये पूरा संदर्भ हटा सकता था कि किस तरह वो गीता पढ़ते थे। उन्होंने समझा कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, विष्णु का वो अवतार थे, जो भी पूरा महाभारत का संदर्भ था, उन्होंने किस तरीके से अर्जुन को उस समय समझाया कि नहीं, ये देख मैं हूं मृत्यु, ये सब चाहता तो वो हटा सकता था। नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, ये पूरा संदर्भ हटा देता। उसने क्यों नहीं हटाया? फिल्म में दिखाया गया क्योंकि वो क्रेडिट देना चाहता था कि जब इतना बड़ा वैज्ञानिक इतने बड़े आविष्कार के लिए महाभारत जैसे युद्ध का संदर्भ उठा रहा है कि आज तक के इतिहास में जो माना जाता है सबसे तगड़ा युद्ध हुआ है, उसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक रिसर्च करी, एटम बॉम्ब बनाया, उसके बैक ऑफ द माइंड में यह था कि दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं, महाभारत का संदर्भ उसे पता था। उसने वही करते हुए एक तरीके से अपना धर्म निभाया। अब ठीक है, उसने सही किया है गलत किया वो अलग बात है कि जापान पे उसने बम गिरा दिए, लेकिन वहां पे उसने अपना धर्म निभाया। जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे थे कि भाई ये युद्ध का धर्म है, मारना तो पड़ेगा वरना खुद मर जा। तो ये पूरा संदर्भ चाहता तो हटाया जा सकता था, लेकिन स्क्रीन पर उसे दिखाया जाता है, ये एड्रेस किया जाता है कि एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जिसमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं। तो इसलिए ये मेरा अनुमान है कि नोलन का इंटेंट वहां पर सही था। जिस तरीके से उसने दिखाया वो कंट्रोवर्शियल था, उससे भले ही मैं आहत नहीं हुआ, उसी तरह मैं ओडिसी से भी आहत नहीं हो रहा हूं, लेकिन हमारे जैसे ही कुछ लोग होंगे जो उस समय भी आहत थे, वो आज ओडिसी को भी लेकर अगर आहत हो रहे हैं केवल इस सो कॉल्ड यूएस राइट विंग के कहने पे। मेरा यह संदेश उन्हें है कि भाई जब पिछली बार तुम्हारी आस्था पे चोट लगी थी तो क्या ये यूएस का राइट विंग तुम्हारे साथ खड़ा था? तो आज तुम इनके साथ क्यों जा रहे हो? जब तक मेरे इतिहास मेरे देवी देवताओं पर बात नहीं आती कि जैसे भाई तुम राम जी को कृष्ण जी को व्हाइट दिखा दो, रावण को संत महात्मा दिखा दो, तब तक मैं क्यों लड़ूं तुम्हारे लिए? मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूंगा। मैं किसी गोरे या राइट विंग के लेफ्ट विंग के किसी के साथ नहीं खड़ा हूं। कुछ नहीं होता। पहली बात तो वर्ल्ड राइट विंग, ये हम आजकल के संदर्भ से समझ सकते हैं, अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया में, खासकर अमेरिकन राइट विंग तो कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी ने क्या किया? माय फ्रेंड ट्रम्प, इनको जिताइए, ये मेरा दोस्त है। क्या मिला उससे? धतूरा, टैक्सेस मिले, बंद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिला। क्या है यूएस का राइट विंग? वो राइट विंग, वो जॉर्डन पीटरसन जो हमारी मां काली के बारे में बकवास लिखता है, काहे का वर्ल्ड राइट विंग है? तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। ना तो यूएस का राइट विंग हमारा दोस्त है, ना लेफ्ट विंग। ये डोनाल्ड ट्रंप जो वोट लेते समय बोलता था आई लव द हिंदूज, आई लव द इंडियंस, यही सब बकता था ना, आज भारत को हेल होल बुलाता है। ये है इनकी औकात। ये किसके सगे हैं? मतलब इससे अच्छा था वो बावला बाइडन था, दिमाग से पैदल था वो, ठीक है। कमला हारिस वो वोकड़ी थी, अपने देश के बच्चे बर्बाद कर रही थी, लेकिन कम से कम भारत को, भारतीयों को गाली तो नहीं निकाल रहे थे। ये संतरे के राज में तिरंगा फाड़ा जा रहा है, रेसिस्ट वीडियोस रोज आ रही हैं अमेरिका से, और उसी राइट विंग के साथ हम खड़े हो जाएं एक फिल्म बॉयकॉट करने के लिए। क्यों भाई? मैं तो कहता हूं मैं 2 बार देखूंगा। एक बार केवल इन्हें चिढ़ाने के लिए देखूंगा। ब्लैक हेलेना बनाओ, नीली बना दो वो एवटार वाली, मैं तब भी देखूंगा। कुछ लोग यहां पे ये बकर काटेंगे कि देखो देखो नोलन ये पुरानी सभ्यताओं के साथ ये कर रहा है, क्योंकि ये वाइट है ना, ग्रीक हिंदू भाई भाई होते हैं, क्योंकि दोनों आइडल वर्शिपर होते हैं, हम उनके साथ। क्यों भाई, क्यों? मेरा क्वेश्चन बस इतना है, क्या ओपेनहाइमर के समय ये ग्रीक, रोमन, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, काले, गोरे, कोई भी तुम्हारे साथ खड़े थे? नहीं ना। तो तुम क्यों गोरों के सस्ते लेबर बनने को उतारू हो? मजा लो फिल्म की, टिकट बुक कराओ। मैं तो कह रहा हूं आईमैक्स में देखना। फिल्म को फिल्म मेकिंग और एक्टिंग के बेसिस पे ही जज करना। फिल्म में गोरा हो, काला हो, गे हो, ट्रांस हो, हमें घंटा मतलब नहीं है। तुम्हारी फिल्म है, हम तो बस सिनेमा एंजॉय करेंगे, जैसे तुमने ओपेनहाइमर में किया था। और हाँ, एक और बात बता देता हूं जाते जाते, एक इंडियन एथनिसिटी का एक्टर भी है, हिमेश पटेल नाम का, जो कि ओडेसियस का एकदम क्लोज राइट हैंड बना हुआ है फिल्म में। उसका नाम यूरेकस करके कुछ नाम है, वो पात्र है उसका। तो भाई हमारा तो सही है, हमारे बुरे एक्टर को रोल मिल रहा है। तुम गोरे, तुम्हारी क्रांति जाए भाड़ में, हमें क्या? हम तो देखेंगे। फैज अहमद फैज के शब्दों में कहूं तो हम देखेंगे।